हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एसएससी। तो गाइस, आज एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं आपके एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। पिछले क्लास में आपने बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन किया था आपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। सो उसी पैटर्न में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का रिवीजन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप फिजिक्स के उन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं जिनसे कि हर साल क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली अगर एमटीएस की बात करें तो जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 9th और 10th के टॉपिक्स होते हैं मोस्टली। अगर फिजिक्स में हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, एक तो आपका वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क पावर एनर्जी में आपके यूनिट्स से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है मोशन, न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, उनके एप्लीकेशंस, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन लॉ क्या है, फॉर्मूला क्या होता है। देन आपका लाइट ऑप्टिक्स का जो पार्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से फिजिक्स में बैक टू बैक क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवाइज करने की। एंड यस, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा सो दैट आपके सभी फ्रेंड्स इसका फायदा उठा ले। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, सीधा एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन। क्वेश्चन समझ में आया? 1 जूल कार्य तब होता है जब। अब देखो, कार्य यानी वर्क की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको कहा जाएगा कि आपने काम किया है कब? जब आपके काम की वजह से कुछ बल लगे और उस बल लगने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ दूरी तय की हो, तभी कहा जाएगा आपने कार्य किया है। अब आप किसी दीवार को धक्के मारे जा रहे हो, वो वॉल जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है, फिर आप थक के बैठ गए और आप कहेंगे मैं तो बहुत थक गया भाई, मैंने आज बहुत काम कर लिया, राइट। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में तो कोई काम नहीं किया आपने। हाँ, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आपने काम कर लिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, आपके बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ने काम कर लिया, एनर्जी बना ली। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो वॉल है उसने 1 इंच भी अपनी जगह नहीं बदली, अपना पोजीशन नहीं बदला, राइट। अब वर्क की जो यूनिट होती है वो आपकी ऑब्वियसली जूल हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन 10। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर आपका पहला ही आ रहा है, ठीक है। 1 जूल क्या होता है? 1 न्यूटन फोर्स लगा आपको 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में, ठीक है। जूल वर्क है, ठीक है, और वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, यानी बल की यूनिट न्यूटन हो गई और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने में 1 न्यूटन का बल लगा, इसी को 1 जूल कहा जाता है। क्लियर? चलिए ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा इनका तरीका बदल दिया गया है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 द वर्क डन इज। कहा जा रहा है यदि विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। सिर्फ डेफिनेशन अगर आपको याद रही, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है वर्क का? वर्क का डेफिनेशन कहता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम हिंदी में देखें तो ये बल इनटू विस्थापन हो जाएगा,
ठीक, कह रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट, तो फोर्स इंटू जीरो, ऑटोमेटिकली आपका वर्क जीरो हो जाएगा। जब वॉल 1 इंच आगे बढ़ा ही नहीं तो आपने वर्क किया ही नहीं, राइट। भले कितना भी आप न्यूटन का बल लगा दो, बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क जीरो रहा। ठीक है, सो द वर्क डन जीरो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, देखो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट्स वाले क्वेश्चंस खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इन्हें इजी समझ के इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी वर्क में, पावर में, एनर्जी में, या जो भी आप फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हो, उनके यूनिट्स आप साथ में नोट करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज वॉट, जूल, न्यूटन, कैलोरी। आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है। स्टिल अगर आपको कोई इशू होता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एनर्जी, अब देखो एनर्जी और जो वर्क है ना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे आपकी एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होगी, राइट। देखो ऐसे समझो कि जब आपके पास ताकत होगी, एनर्जी होगी, तभी तो आप किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे और उसको उसकी जगह से आगे खिसकाएंगे, राइट। तो ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या आप काम कर पाएंगे? कहते हैं ना कि आज एनर्जी नहीं है, आज तो नहीं जाएंगे। आजकल आप ये सारे टर्म्स यूज करते हैं, अरे एनर्जी बहुत लो हो गई है, एनर्जी डाउन है ना, काम नहीं हो पाएगा, घूमने नहीं जा सकते हैं। तो अगर एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं ना, आप बल नहीं लगा पा रहे हैं किसी चीज पे, और ना तो बल लगने की वजह से कोई चीज आगे बढ़ पा रही है। दैट मीन्स एनर्जी जीरो तो वर्क जीरो। तो इसीलिए अगर वर्क की यूनिट जूल है तो एनर्जी की यूनिट भी जूल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वॉट किसका यूनिट है? वॉट है पावर का यूनिट। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। एंड कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है ये एनर्जी की ही पुरानी एसआई यूनिट में आती है। मतलब एनर्जी, कैलोरी जो है ना, ये पुरानी यूनिट है, अब आजकल इसको नहीं लिया जाता है, तो आप जूल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। क्वेश्चन समझ में आया? एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। अब देखो जो ऊर्जा होती है ना, ठीक है, ये मुख्यतः, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के ऊर्जा है जो आपको पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको कि हम गतिशील या गतिजी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। देन आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी, और फिर एक आता है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, राइट। देखो काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करता है। आ रही है बात समझ में? जैसे सपोज अभी मैं एक जगह पे खड़ी हूं, ठीक है, तो मैं इस टाइम पे मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तभी तो मैं खड़ी हूं अपने एक पोजीशन पर, राइट। चाहे मैं यहां खड़ी हूं, चाहे मैं हिल टॉप पे जाके खड़ी हो जाऊं, राइट। तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी कि मैं वहां पे खड़ी हूं। लेकिन जैसे ही मैंने मूवमेंट शुरू की, मैंने गति शुरू की, क्यों, कौन सी एनर्जी की वजह से मैं गति कर पा रही हूं? गतिजी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैं गति कर पा रही हूं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जब गति करता है तो कौन सी ऊर्जा से वो गति करता है? काइनेटिक एनर्जी लगती है, ठीक है। तो द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर रोक के रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। उसके अलावा केमिकल एनर्जी, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स में जो एनर्जी, जो बॉन्ड होते हैं ना, वो आप केमिकल एनर्जी कह सकते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, थर्मल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, राइट। तो ये सारे अलग अलग फॉर्म ही हैं और आपको इस तरह से डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। आपको बताना है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बढ़ती है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो गति कराने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सी वस्तु जो है वो गतिज ऊर्जा बढ़ाती है। डिक्रीजिंग मास, द्रव्यमान घटाने से घटता है, डिक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीजिंग हाइट। आ गया होगा अब तक आंसर समझ में। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑब्जेक्ट के मास के, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान का वस्तु होगा, जितना हैवी वेट होगा, उतना उसमें काइनेटिक एनर्जी लगेगी, ठीक है। वही काइनेटिक एनर्जी आपके फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है v स्क्वायर के। v स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। वेलोसिटी यानी कि वेग। तो वेग कब आता है? जब कोई वस्तु डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ दूरी तय करती है कुछ निश्चित समय में, तो हम वेग कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या मास के घटने से घटेगी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो मास के बढ़ने से बढ़ रही है। क्या स्पीड के घटने से घट रही है? बताइए क्या लगता है? नहीं भाई, स्पीड यानी वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के बढ़ने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हाइट से हमारा रिश्ता यहाँ है नहीं। हाइट किसके साथ रिलेटेड होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है mgh, मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे हाइट कम होता जाता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, ओके। The law of conservation of energy states that, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट डू यू मीन बाय नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा है, ठीक है, ना तो आप उसको नष्ट कर सकते हैं, ना आप उसको क्रिएट यानी कि बना सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि हमारा जो एनर्जी का मुख्य स्रोत है वो क्या है? सन है, राइट। तो सन से जो ऊर्जा आती है वो लाइट के फॉर्म में आती है, ठीक है। तो लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में ऊर्जा आ रही है। तो सन से जो ऊर्जा लाइट के फॉर्म में आ रही है, लाइट एनर्जी जिसको कहते हैं, उसको हमारे जो प्लांट्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए,
है ना, प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, करते हैं उसी लाइट की मदद से, और फिर क्या बना देते हैं, केमिकल कंपाउंड ग्लूकोज बनाते हैं। यानी लाइट एनर्जी जितनी भी आई थी, ठीक है, वो क्या हो रही है, प्लांट्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। ये क्लियर हुआ? तो एनर्जी लॉस्ट तो नहीं हुई, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई ना, वो ट्रांसफर हो गई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, राइट। जैसे घर में आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उस एनर्जी के द्वारा आपका जो फैन है वो चलना शुरू कर देता है, मतलब घूमना शुरू कर देता है, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। Which mirror is used as a rear view mirror in vehicle? अब देखो लाइट में आपका ये क्वेश्चन है कि कौन सा मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। रियर व्यू मिरर आपको पता है, वाहन में पीछे देखने के लिए, जैसे आप गाड़ी चलाते होंगे तो साइड में ऐसे मिरर लगे होते हैं जिससे आप देख पाते हैं कि पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो कितनी दूरी पर है, या कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसको रियर व्यू मिरर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि उस दर्पण में, उस वहां पे कौन से प्रकार का दर्पण लगा होता है। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, सिलेंड्रिकल मिरर, बेलनाकार दर्पण। चलिए बताइए फटाफट, क्या लगता है कौन सा दर्पण होगा? देखो वहां पे लगता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि उत्तल दर्पण से जो इमेज बनता है ना, ठीक है, जो कह सकते हैं प्रतिबिंब बनता है ऑब्जेक्ट का, वो सीधा बनता है। जैसे पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है वो ऐसा नहीं है कि आपको उल्टी चलती हुई दिख रही है ना, ऐसा नहीं होता है। पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो सीधा ही चलते हुआ दिखता है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनाते हैं। प्लस दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार है, ओरिजिनल आकार है, उससे छोटा कह सकते हैं प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इनकी एक खासियत क्या हो गई कि ये एक तो छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अच्छा, छोटा प्रतिबिंब बनाने से फायदा क्या हुआ कि अब जो बड़ी बड़ी सपोज पीछे से ट्रक आ रही है तो वो उतनी बड़ी ट्रक है ना, आपके इतने छोटू से मिरर में इतना सा दिखने लग जाता है। अच्छा मिरर ट्रक आ रहा है पीछे से, अब सोच लो कि जो ओरिजिनल आकार था उससे कम आकार का आपको वो वस्तु दिखता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उत्तल दर्पण के कारण हो रहा है। तीसरा इनका प्रॉपर्टी ये है कि ये अधिक क्षेत्र दिखाते हैं, ठीक है, मतलब पीछे काफी दूर तक का ये क्षेत्र, काफी आसपास का क्षेत्र कैप्चर कर लेते हैं, और आप एक बार जब मिरर में देखते हैं आपको बहुत दूर तक व्यू दिखने लग जाता है। तो ये कुछ खासियत होती है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। बताओ प्लेन मिरर में आप कौन सा इमेज बनता है? प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अब ये मत कहिएगा मैम नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी बता सकते हैं। घर में तो शीशा देख के आते ही होंगे आप, ऐसा तो है नहीं कि कोई सुबह उठ के बिना शीशा देखे कहीं बाहर निकल जाए आजकल, है ना। सबसे पहले आप उठने के बाद शीशे में ही खुद को देखते हैं कि ठीक ठाक है कि नहीं आप, है ना। तो क्या दिखता है आपको? जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं ना खुद को, राइट। तो प्लेन मिरर जो हमारे होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, एक तो वो जो इमेज बनाते हैं ना, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि सीधा इमेज बनता है। ऐसा नहीं है कि आप शीशे में वहां खुद को देख रहे हैं और आपका सिर ऐसे उल्टा दिख रहा है आपको, वो सिर्फ हॉरर मूवीज में देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके घर में सिर्फ आप अपने आप को सीधा ही देख पाएंगे।
राइट। तो ये समतल दर्पण की क्वालिटी है कि आप अगर सीधे खड़े हैं तो आपको खड़ा इमेज ही दिखेगा अपना, ऐसा नहीं कि उलट उलट जा रहा है। तो ये प्लेन दर्पण की खासियत है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो हमें सीधा, सीधा को कहा जाता है इरेक्ट, ठीक है। दूसरा, अब कंफ्यूजन क्या है, तो ये दो ऑप्शन तो आ गया। अब आता है कि वर्चुअल इमेज बनता है या रियल इमेज बनता है, आभासी इमेज बनती है या वास्तविक इमेज बनती है। समतल दर्पण से आपको एक आभासी प्रतिबिंब बनके मिलता है। आभासी प्रतिबिंब मतलब दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और तीसरा एक और प्रॉपर्टी है इनका, और वो क्या है कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में तो आकार बदल जा रहा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जितने बड़े होंगे उतने ही बड़ा आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आप खड़े हैं, आप हैं 6 फीट और आपको शीशे में आप देख रहे हैं तो 3 फीट के दिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। या आप 3 फीट के हैं और शीशे में आप खुद को 6 फीट का देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़ा आपका इमेज देखने को मिलेगा। The distance between the pole and the focus of spherical mirror is called. चलिए बताइए, देखो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस मिरर, अगर हमने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया तो ये वाला सेंटर पोल होता है, ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पे आता है फोकस जहां पे हमारा प्रतिबिंब सारे लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक। इनके जो बीच की दूरी होती है ना, ये आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू चेंज इन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। हमारी जो प्रकाश है वो मुड़ जाती है, प्रकाश की क्या हो जाती है, बेंडिंग होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हमारी लाइट ट्रेवल करती है तो वहां पे उनकी बेंडिंग हो रही है और क्या क्या चेंज होता है, क्या पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू चेंज इन, ठीक है, किसकी वजह से चेंज होता है वहां पे बताइए, वेवलेंथ, स्पीड, डायरेक्शन, देखो सब बदलता है, ठीक है, इनका तरंगदैर्ध्य, स्पीड, डायरेक्शन सब बदल रहा है, वेवलेंथ भी बदल रहा है। हवा से पानी में अगर लाइट जा रही है तो तरंगदैर्ध्य, चाल और उनकी दिशा बदलती है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म से जैसे ही एक सफेद लाइट टकराती है, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, इनके 7 रंग देखने को मिलते हैं। 7 रंग में ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होते हैं। एक सफेद लाइट 7 रंगों में स्प्लिट होती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर। फोकल लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ की यूनिट, देखो फोकल लेंथ क्या था, एफ, पोल और फोकस के बीच की दूरी थी फोकल लेंथ। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे आप देख पाते हैं जिस पॉइंट से, तो आपके और फोकस के बीच की जो दूरी है पोल और फोकस की, वो फोकल लेंथ है। इसको मेजर किया जाता है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में आप फोकल लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे भी क्वेश्चन आता है, द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन। किसी लेंस की जो पावर है, जो शक्ति है, उसकी यूनिट क्या होगी। देखिए, पावर को डिफाइन किया जाता है 1/f, यानी किसी लेंस का फोकल लेंथ जितना दूर बन रहा होगा, फोकस पॉइंट जितना दूर होगा, उसका पावर उतना ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो चश्मा लगता है उनमें पॉजिटिव वैल्यूज होती है, कुछ लोगों में नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली वैल्यू तो कम होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज ज्यादा होती है, राइट। तो अगर जिनका पावर कम है, नेगेटिव में है,
मतलब उनका जो फोकल लेंथ है वो दूर है, वो काफी दूर तक फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका फोकल लेंथ बहुत कम है, बहुत कम है, एकदम पास की चीजें भी उनको बहुत मुश्किल से दिख रही, तो उनको बहुत ज्यादा पावर का लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पावर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है वो P इज इक्वल टू 1/f है, और पावर को मेजर किया जाता है डायोप्टर में। Which defect of vision is corrected by a convex lens? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो डिफेक्ट है रिलेटेड टू आईज वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को कम करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन थे। पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स लगा के उसको मोशन ना करा दे। यदि कोई वस्तु मोशन कर रही है वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोक ना ले, ठीक है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन वाला था। याद है तीनों लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, तो ये दूसरा ही वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ये इनका सेकेंड लॉ है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है। एक्शन एंड रिएक्शन ये इनका थर्ड लॉ है। क्लियर? तीनों लॉज याद होने चाहिए, इनके एप्लीकेशंस भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल के लिए हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उस पर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, और उसके बॉडी वेट का, द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, तो हम कहते हैं बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। सो यहां पे देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल एक्सेलरेट एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर मास। अगर एक हाथी और एक सिक्का आप गिराते हैं ऊपर से और दोनों पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, तो ये मैटर नहीं करता है कि हाथी का मास ज्यादा है तो वो पहले गिरेगा, दोनों सेम स्पीड से गिरेंगे अगर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड्स द सेंटर। देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो हमेशा जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की तरफ लगता है। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही लगेगा। ओके, व्हाट डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं? देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ना रुकावट वाले फोर्स होते हैं। अगर आप कोई फोर्स लगा के आगे बढ़ रहे हैं ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पीछे खींचेगा। मतलब ये अपोजिंग फोर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है। यदि किसी चीज को आप आगे खींच रहे हैं तो जितना बल लगेगा आपको उसको आगे खींचने में ना, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको पीछे खींचने में। अपोजिंग फोर्स होता है बेसिकली ये। आपसे पूछ रहे हैं कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कलर एंड टेम्परेचर। तो देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये डिपेंड करते हैं सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर सतह हमारी चिकनी है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। रफ सरफेस पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। इसीलिए देखो, चिकनी सतहों पर जब आप चलते हैं तो गिरने का आपको डर रहता है, लेकिन रफ सरफेस पे आप बड़े आराम से चल पाते हैं। इसीलिए जो रोड वगैरह वो थोड़े से रफ सरफेस होते हैं।
The law universal gravitation state that the gravitational force between two objects is directly proportional to their mass, inversely proportional to the square. इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें? देखो, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इनके बीच दूरी r है, तो दोनों एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तो इनका फोर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये r की जगह आप d ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व। जिद्दी कहते हैं ना, जो बच्चे जिद्दी होते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये वही इनर्शिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इनर्शिया उसको रेस्ट में ही रहने देना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं रेस्ट में ही रहूंगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया उसको मूव करते ही रहने देंगे, नहीं नहीं तुम मूव ही करते रहो। तो ये जो जड़त्व होते हैं ना, इसी को इनर्शिया कहा जाता है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज, मतलब वो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं स्वीकार करता है जब तक बाहर से कोई उसको बदलने की कोशिश ना करे। तो जड़त्व क्या है? वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ऑलराइट, सो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे फिजिक्स के लिए, ठीक है, जो आपके एमटीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीएस एग्जाम के लिए। एमटीएस ही नहीं, बाकी के एग्जाम्स के लिए अभी आप इनको रेफर कर सकते हैं। कोशिश करिएगा इन सारे क्वेश्चंस और ये जिन टॉपिक्स से आपको मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, इन टॉपिक्स को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऑलराइट, फर्दर अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।